हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज भी बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर की वीडियो में लेकर आई हूँ। आज चैप्टर 4 की वीडियो हम लेकर आए हैं। तो चैप्टर 1, 2, 3 की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। फिलहाल आज हम बात करेंगे भारत में जनजाति समाज समुदाय के बारे में, जो कि है हमारा चैप्टर 4। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एकदम लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा। जनजाति को आदिम समाज, आदिवासी, वन्य जाति, गिरिजन एवं अनुसूचित जनजाति आदि नामों से पुकारा जाता है। यानी जो जनजाति होती है उसे आदिवासी, वन्य जाति, गिरिजन, अनुसूचित यानी पिछड़ा वर्ग या फिर इसी आदि नाम से भी पुकारा जाता है। डॉक्टर GS घुरिया इनके लिए पिछड़े हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी बैकवर्ड हिंदूज वर्ड का प्रयोग GS घुरिया करते हैं। आज भी अनेक जनजातियां आदिम स्तर पर ही अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, जबकि दुनिया के अधिकांश देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। यानी आज भी ऐसी बहुत सारी जनजातियाँ, ऐसी बहुत सारी कम्युनिटी है जो आदिम स्तर पर जीवन व्यतीत कर रहे, मतलब कि रोज़गार की कमी के कारण अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते, अपना रहन सहन का स्तर नहीं ऊंचा कर पा रहे हैं, या फिर अपने सुख सुविधाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सभी कारणों के कारण जो जनजाति और आदिम समाज के जो लोग हैं वो आज भी निम्न स्तर पर ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके अधिकांश जो मतलब देश दुनिया में अधिकांश जो लोग हैं वो प्रगति के पथ पर हैं। अब बात करते हैं जनजाति का अर्थ एवं परिभाषा। तो सामान्य अर्थ में एक जनजाति वह क्षेत्रीय मानव समूह है जो भूभाग, भाषा, सामाजिक नियम और आर्थिक कार्य आदि विषयों में एक समानता के सूत्र में बंधा हुआ है। यानी कहने का मतलब ये कि सिंपल लैंग्वेज में जनजाति एक ऐसा एरिया है या फिर क्षेत्रीय मानव समूह है या फिर एक क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे मानव समूह पर है जो किसी निश्चित भूभाग पर भाषा की समानता के साथ, सामाजिक समानता के नियम के साथ, आर्थिक कार्यों के साथ एक दूसरे से परस्पर रूप से संबंधित होते हैं और समानता के सूत्र में बंधे होते हैं। तो ऐसे लोगों को जनजाति कहा जाता है या फिर ट्राइब कहा जाता है। डॉक्टर रिवर्स के अनुसार जनजाति एक ऐसे सरल प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक अन्य भाषा का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। यानी डॉक्टर रिवर्स कह रहे हैं कि जनजाति एक ऐसे सरल प्रकार के सामाजिक समूह है जो किसी क्षेत्रीय भूभाग पर एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, समान भाषा का प्रयोग करते हैं और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। ग्लिन ने लिखा है कि स्थानीय आदिम समूह के किसी भी संग्रह को जो एक समान क्षेत्र में रहते हो, एक समान भाषा बोलते हो, एक समान संस्कृति का अनुसरण करते हो, जनजाति कहते हैं। तो बेसिकली यही कहा जा रहा है कि एक निश्चित भूभाग पर किसी क्षेत्र पर कोई मानव समूह रहता है, वहाँ एक ही तरह के नियम कानून का पालन करता है, भाषाएं बोलता है, तो वो सभी जनजाति कहलाती है। डॉक्टर मजुमदार ने अपनी परिभाषा में एक जनजाति की सभी विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए लिखा कि एक जनजाति परिवार अथवा परिवारों के समूह का एक संकलन होता है जिनका एक सामान्य नाम होता है, जिनके सदस्य एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं, समान भाषा बोलते हैं और विवाह, व्यवसाय, उद्योग के विषय में कुछ निषेधों का पालन करते हैं और एक निश्चित उपयोगी परस्पर आदान प्रदान की व्यवस्था का विकास करते हैं। यानी डॉक्टर मजुमदार कह रहे हैं कि जनजाति किसी परिवार या परिवारों के संकलन का या फिर समूह होता है जहाँ पर सामान्य एक दूसरे का नाम होता है, निश्चित भूभाग पर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, सामान बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं, विवाह, व्यवसाय, उद्योग इन सभी के लिए कुछ नियमों का पालन करते हुए कुछ निश्चित उपयोगी परस्पर आदान प्रदान भी करते हैं। इस तरह से वो अपनी व्यवस्था का विकास भी करते हैं और जीवन यापन भी करते हैं। तो बेसिकली इन सभी परिभाषाओं के विश्लेषण से के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि जनजाति एक समरूप और अंतर्विवाही क्षेत्रीय समुदाय है जिसके सदस्य सामान्य भूभाग, भाषा, संस्कृति, जीवन स्तर, धर्म, व्यवसाय के आधार पर समानता की भावना के साथ संगठित रूप से रहते हैं। नेक्स्ट है भारतीय जनजाति। प्रख्यात भारतीय मानवशास्त्री DN मजुमदार ने भारतीय परिवेश में जनजाति की परिभाषा इस प्रकार की है। उनके अनुसार कोई भी जनजाति परिवार तथा पारिवारिक वर्गों का एक ऐसा समूह है जिनके एक समान नाम, जिनके सदस्य निश्चित भूभाग पर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, विवाह, पेशा संबंधी कुछ नियमों का पालन करते हैं और आदान प्रदान संबंधी व्यवहारिक पारस्परिक कर्तव्य विषयक के द्वारा एक निश्चित व्यवस्था का विकास भी करते हैं। पर ये सभी विशेषताएं भारत की अनुसूचित जनजाति में देखी जा सकती है। ये कहना
गलत नहीं होगा कि वर्तमान अनुसूचित जनजाति की सूची में कुछ ऐसे समुदाय सम्मिलित हैं जिनकी विशेषताएं इन सभी नियमों, इन सभी बातों पर वर्णित, मतलब कि इन्हीं लक्षणों से मिलती जुलती है। तो भारत में उन सभी, मतलब वर्तमान में भारत में उन सभी समूह को जनजाति माना गया है जो संविधान के अनुच्छेद 366 या 342 के अंतर्गत आते हैं। इन्हें अनुसूचित जनजाति भी कहा जाता है। ये जनजाति भी प्रशासनिक सूची में सम्मिलित होते हैं। देश में कुछ समूह मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण से जनजाति हैं, किंतु वर्तमान प्रशासनिक सूची में उनका उल्लेख नहीं है, तो उन्हें भी अनुसूचित जनजाति तो कहा जाता है, लेकिन उनका संविधान में प्रावधान नहीं है। जनजाति की विशेषता है। एक जनजाति अनेक परिवार या परिवारों का समूह का एक संकलन है। प्रत्येक जनजाति की अपनी एक समान भाषा होती है जिसमें विचारों का आदान प्रदान और समाज संगठन का विकास होता है। इनका एक समान नाम होता है। जनजाति की एक और विशेषता है कि ये निश्चित भूभाग पर रहती है, यानी जो इस जनजाति के जो निवास करने वाले लोग हैं वो एक निश्चित पर्टिकुलर जगह पर रहते हैं। एक जनजाति प्राय एक अंतर्विवाही समूह होता है। प्रारंभ में सब जनजाति अपनी ही जनजाति में विवाह करती थी, परंतु आधुनिक युग में यातायात के साधनों की उत्पत्ति के साथ वह जनजाति का पड़ोसी जनजातियों से संपर्क बढ़ गया, जिसके फलस्वरूप अनेक जनजाति अपने जनजाति समूह से बाहर की शादी कर लेती। यानी पहले ये होता था कि एक जनजाति के लोग अपनी ही जाति में विवाह करेंगे, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब संपर्क बढ़ रहे हैं, चीज़ें बढ़ रही हैं, तो लोग अंतर जाति के अलावा अपने दूसरी जाति में भी विवाह कर रहे हैं। एक जनजाति के सदस्यों में पारस्परिक आदान प्रदान के कुछ सामान्य नियम और निषेध होते हैं जिनको प्रत्येक सदस्य को मानना पड़ता है और जिनके आधार पर इनके व्यवहार भी नियंत्रित होते हैं, यानी कंट्रोल में रहते हैं। एक जनजाति की समान संस्कृति होती है और बाहर के समूहों के विरुद्ध इनके सदस्यों में एकता की भावना भी होती है। जनजाति की एक प्रमुख और विशेषता यह है कि प्रत्येक जनजाति का एक राजनीतिक संगठन भी होता है। प्रत्येक जनजाति की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति भी होती है। तो ये सभी विशेषताएं भारतीय जनजाति की है जो उनमें विद्यमान या फिर उनमें प्रमुख रूप से दिखाई देती है। अब बात करते हैं सांस्कृतिक समस्याओं के बारे में। पहला है धार्मिक समस्या। कुछ जनजाति लोगों पर हिंदू धर्म का प्रभाव पड़ा, जैसे भील और गोंड पर, तो कुछ पर ईसाई धर्म का प्रभाव पड़ा, जैसे आसाम व बिहार की जनजातियों पर। परिणामस्वरूप कई जनजातीय लोगों ने अपने धर्म परिवर्तन भी कर लिए। यानी धर्म परिवर्तन के कारण जनजातीय एकता को ज़्यादा ठेस पहुंची और अब एक ही जनजाति में हिंदू, मुस्लिम यानी हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और जनजाति धर्म को मानने वाले लोग भी मिल जाएंगे। यानी पहले क्या होता था कि एक ही जनजाति में एक ही सामान्य नाम वाले या फिर एक ही कल्चर वाले लोग रहते थे, लेकिन अब लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, इसके कारण एक ही जनजाति में कई धर्मों के लोग भी निवास करते हैं। भाषा संबंधी समस्याएं। बाह्य संस्कृतियों से संपर्क के कारण कई जनजातियों में द्विभाषावाद की समस्या भी उत्पन्न हुई। एक ही जनजाति के लोग अपनी भाषा के अलावा किसी बाह्य भाषा के समूह की भाषा भी बोलने लगते हैं। वे लोग जिन पर बाह्य संस्कृति का अधिक प्रभाव पड़ता है वे अपनी स्वयं की भाषा भी बोलने लगते हैं। यानी बाह्य संस्कृति से संपर्क का मतलब है कि जब एक ही जनजाति के लोग बाहर रोजगार के लिए या फिर किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए जब वो दूसरों की भाषा सीखने लगते हैं तो इससे भाषाई समस्या भी उत्पन्न होने लगती है। यानी वे लोग जिन पर बाह्य संस्कृति का अधिक प्रभाव पड़ता है वे अपनी स्वयं भाषा बोलने लगते हैं, तो इससे एक ही जनजाति के लोगों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान करने में भी बाधा पड़ने लगती है और इससे एक और सामुदायिक भावना कम होने लगती है और दूसरी ओर सांस्कृतिक मूल और आदर्श में भी गिरावट आने लगती है। तो ये सभी सांस्कृतिक समस्याएं जनजाति में पाई जाती है। दूसरा है दुर्गम निवास स्थान एक समस्या। तो लगभग सभी जनजातियां पहाड़ी भागों, जंगलों, दलदलों, भूमि और ऐसे स्थान पर निवास करती हैं जहां सड़कों का अभाव हो, साथ ही वर्तमान यातायात एवं संचार के साधन अभी तक वहां उपलब्ध नहीं हो पाए। दुर्गम स्थान से ये मतलब है कि ऐसी जनजाति के लोग ऐसे आउट एरिया पे रहते हैं जहाँ आवश्यकताओं की फैसिलिटीज़ की कमी होती है, वहाँ का रहन सहन बहुत ज़्यादा कठिन होता है, तो उनसे कहा जा रहा है यहाँ पे। तो जब यातायात के साधन, संचार के साधन उपलब्ध नहीं, तो इसका परिणाम ये हुआ कि उनसे संपर्क करना भी कठिन कार्य हो गया। यही कारण है कि वैज्ञानिक आविष्कार के मधुर लाभ से भी अभी तक ये लोग अधिकांशतः वंचित हैं, अपरिचित हैं और उनकी आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है उनका निराकरण भी नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं भारतीय जनजाति के भौगोलिक वर्गीकरण के बारे में। यानी हमारा जो वर्गीकरण है जनजातियों को वो किन
मतलब किन किन के आधार पर होता है, तो भारतीय जनजाति का वर्गीकरण कई आधार पर किया जाता है। पहला है भौगोलिक अथवा प्रादेशिक आधार, भाषा का आधार, सांस्कृतिक स्तर पर आधार, अर्थव्यवस्था का आधार। भाषा के आधार की बात करें तो द्रविड़ भाषा, ऑस्ट्रिक भाषा, चीनी तिब्बती भाषा ये सभी बोली जाती हैं। और यदि भौगोलिक क्षेत्र या फिर प्रादेशिक आधार की बात करें तो उत्तरी तथा उत्तरी दक्षिणी पूर्व क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र प्रमुख हैं। तो ये है भारतीय जनजाति के मतलब कि भौगोलिक वर्गीकरण का पूरा डायग्राम। इसे चाहे तो आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। जनजाति से रिलेटेड यानी ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड एक और वीडियो BA थर्ड ईयर की मैंने अभी रिसेंटली अपलोड किया। अगर आप चाहें तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। वो भी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी इस चैप्टर से रिलेटेड। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।